हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश यानी भाई ऐसा राजवंश जो पहले चालुक्यों के अधीन रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई दंतिदर के नेतृत्व में राष्ट्रकूटों ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका था, उसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। और उसके स्थान पर स्थापना किसकी हुई थी? राष्ट्रकूट राजवंश की। और उस टाइम पे जो सत्ता में आया था उसका नाम था दंतिदुर्ग। ठीक है। और ये सत्ता में कब आया था? ये आया था 735 में। ठीक है। और इसने क्या किया था कि इसने मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और ये भी बताया जाता है कि भाई ये जो राजा थे राष्ट्रकूट राजवंशी, ये स्टार्टिंग में क्या था भाई हिंदू धर्म को मानते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि भाई इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है। और एक बात और भाई, ये अपने आप को जो महाभारत में नारायणी सेना थी उसके जो 7 सेनापति थे, नारायणी सेना के 7 सेनापति थे, तो उनमें एक था सात्यकी। तो ये उनके वंशज बताते हैं और कुछ इतिहासकार भी ये कहते हैं। ठीक है। हलायुद्ध की एक पुस्तक थी कवि रहस्य। हलायुद्ध की एक पुस्तक थी कवि रहस्य। उस कवि रहस्य में भी इनको सात्यकी वंशज बताया गया है। ठीक है। और बात करते हैं भाई इसके, भाई जो राजा महाराजा थे हुए थे बहुत शक्तिशाली हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ध्रुव की। ध्रुव एक इस वंश का जो पहला शक्तिशाली राजा था। और ध्रुव के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ध्रुव के बारे में और इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि भाई कन्नौज का एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पाल शासक धर्मपाल के बीच और प्रतिहार शासक वत्सराज के बीच और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के बीच। इसमें इसमें भाई इसका जो कोई भी इतिहासकार डिफाइन अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि भाई इसमें जीत पाल वंश की हुई थी या फिर ध्रुव की हुई थी, किसकी हुई थी। ठीक है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसमें जीत धर्मपाल की हुई थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें जीत ध्रुव की हुई थी। लेकिन क्लियरली कोई नहीं बता रहा है कि भाई जीत किसकी हुई थी। ठीक है। जैसे हम पाल वंश को पढ़ रहे हैं तो इसमें बता देते हैं कि भाई इतिहासकार की जीत धर्मपाल की हुई है। राष्ट्रकूट राजवंश पढ़ते हैं तो इसमें जीत ध्रुव की दिखा देते हैं। ठीक है। यानी जिस वंश के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, इतिहासकार क्या करते हैं कि भाई यानी जो हमें वैसे भाई किसी भी किताब में पढ़ दो, अगर आप ध्रुव वंश के बारे में इसमें राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पढ़ोगे तो भाई इस युद्ध में ध्रुव की विजय दिखाएंगे। और अगर आप पाल वंश के बारे में पढ़ोगे तो भाई क्या करेंगे? ये धर्मपाल की विजय को दर्शाते हैं। ठीक है। लेकिन अंतिम में इसका जो निचोड़ है वो क्या निकलता है कि भाई जो ध्रुव है अपनी लड़की की शादी किसके साथ कर देता है? धर्मपाल के साथ कर देता है। और जिससे देवपाल का जन्म होता है। यानी ये ध्रुव अपनी लड़की की शादी धर्मपाल के साथ कर देता है और धर्मपाल के जो एक लड़का होता है उसका नाम होता है देवपाल। ठीक है। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा गया है। ठीक है। ये सारी बातें ध्रुव के बारे में है। और एक ध्रुव का लड़का है भाई गोविंद तृतीय। ठीक है। गोविंद तृतीय के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई गोविंद तृतीय के टाइम पे क्या है भाई इनका जो साम्राज्य था वो कैप कैमोरिन से लेके ऊपर कन्नौज तक, ठीक है, और बनारस से लेके बड़ौद तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। कहां से? कैप कैमोरिन से लेके कन्नौज तक और बनारस से लेके बड़ौद तक। ठीक है। बनारस से लेके बड़ौद तक। ठीक है। ठीक है भाई, इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और गोविंद तृतीय के बाद में क्या बताया जाता है कि गोविंद तृतीय इसने भाई चालुक्य को भी पराजित किया था और इसने पल्लवों को भी पराजित किया था। ठीक है। इसने चालुक्य, पल्लवों और प्रतिहारों को भी पराजित किया था। जैसे कि इसने नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया था। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है? गोविंद तृतीय के बारे में मिलती है। इसके बाद बारी आती है अमोघ वर्ष की। ठीक है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि भाई वैसे हमने जो पीछे लेक्चर किया था उसमें कंप्लीट डिटेल बता दिया, आज मोटा मोटा बताऊंगा। ठीक है भाई। जैसे उसके बाद बारी आती है अमोघ वर्ष की। ठीक है। अमोघ वर्ष ये किसका लड़का था भाई? ये गोविंद तृतीय का लड़का था। और अमोघ वर्ष भी एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने 68 वर्षों तक राज किया था और अपने अंतिम समय में क्या थी भाई जो तुंगभद्रा नदी थी,
तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के अंदर समाधि लगा के अपने जीवन का अंत किया था इस बंदे ने। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसके दरबार में कुछ कवि रहते थे, ठीक है, जैसे आदि पुराण के लेखक जिनसेन। यहां से क्वेश्चन बनता है, आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। और गणितासार, गणितासार के लेखक महावीराचार्य। और एक और है अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति या अमोघ वर्ष, इसके लेखक थे शाक्तयन। ये सारे इसके दरबार में रहते थे भाई, ये तीनों जो राइटर थे, यानी जो थे राइटर थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है भाई, ये एग्जाम में आ सकता है भाई। जैसे आदि पुराण पुस्तक है, किस इसके रचयिता कौन है? जिनसेन है। गणितासार के रचयिता कौन है? महावीराचार्य है। कभी ये भी एग्जाम में आ सकता है भाई, जिनसेन कौन थे, किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, शाक्तयन कौन थे, इसकी किताब कौन सी थी, और ये किसके दरबार में रहते थे। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अमोघ वर्ष का एक पुत्र आता है भाई, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष के बाद बारी आती है इंद्र तृतीय की। इंद्र तृतीय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वे इंद्र तृतीय ने 915 के अंदर, इंद्र तृतीय ने 915 के अंदर पाल वंश पर हमला कर दिया, ठीक है। पाल वंश पर हमला कर दिया तो इसने क्या किया भाई, वहां का शासक था महिपाल। उस टाइम पे महिपाल था 915 के अंदर, और इसने इसको पराजित कर दिया। और पराजित करके अपनी जो खोई हुई मान मर्यादा प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाया इंद्र तृतीय, ठीक है। और इंद्र तृतीय अपने यानी 915 के टाइम पे इसने आक्रमण किया था पाल वंश पर। और इस टाइम पे इंद्र तृतीय अपने आप में भाई, यानी आसपास के जितने जो राजवंश थे उनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? इंद्र तृतीय, ठीक है। इंद्र तृतीय के बारे में बाद बाद बारी आती है कृष्ण तृतीय, ठीक है, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय, ठीक है भाई। इसके बाद बारी आती है कृष्ण तृतीय की। कृष्ण तृतीय के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भी बताया जाता है कि भी कृष्ण तृतीय ने अपनी जब सेना जुटानी शुरू की, ठीक है, अपनी सेना जुटानी शुरू की, तो भाई आसपास के जो राजा थे वो इनके नाम से भी थर्राने लगे कि भाई इस बंदे ने इतनी सेना इतने अच्छे तरीके से अपनी जो सेना थी उसका सुसंगठित की, ठीक है भाई। और कृष्ण तृतीय ने बताया जाता है कि भाई जो चोल वंश का राजा परांतक, उसने क्या किया था? उसने इसी वंश के राजा कृष्ण द्वितीय को हरा दिया था। लेकिन कृष्ण द्वितीय ने क्या किया? चोल वंश के राजा परांतक को हरा दिया था, ठीक है, उसको पराजित कर दिया कृष्ण तृतीय। और इसी के दरबार में भाई कन्नड़ भाषा के जो कवि रहते थे पौन्य, वो भी इसके दरबार में रहते थे, ठीक है भाई। और कृष्ण तृतीय के बाद बारी आती है भाई किसकी? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने क्या किया भाई? वैसे इसका पतन स्टार्ट हो जाता है कृष्ण तृतीय के बाद। जितने जो राजा होते हैं वो अयोग्य राजा साबित होते हैं, और फिर इसका पतन हो जाता है। वो इसका पतन किसके द्वारा होता है? इसका पतन तैलप द्वितीय के द्वारा होता है, ठीक है। तैलप द्वितीय क्या करता है कि भाई जो उस टाइम पे शासक होता है करक, करक पर हमला कर देता है और इसको पराजित कर देता है, और ये चालुक्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तैलप द्वितीय भाई, ये तो थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इस वंश के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? और थोड़ी सी भाई अन्य जानकारी के तौर पर बताया जाता है कि भाई इस वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि भाई एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था, ठीक है। एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था। और बताया जाता है कि इनके टाइम पे इन्होंने छूट दे रखी थी किसको?
मुस्लिम व्यापारियों को, जो मुसलमान व्यापारी आते थे इनके व्यापार करने के लिए, उनको इन्होंने खुली छूट दे रखी थी कि भाई आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और आप अपना जो धर्म है उसको फैला भी सकते हो। इन्होंने छूट दे रखी थी, ठीक है भाई। और और भाई इनके टाइम पे क्या था भाई, जो स्त्रियां थी वो पर्दा नहीं डालती थी, ठीक है, यानी अपने चेहरे को कवर नहीं करती थी, ठीक है भाई, इनके शासनकाल में। और इनके शासनकाल में भाई जो गांव होते थे उनका जो मुखिया होता था वो, और जो पटवारी होता था वही गांव की देख रेख करते थे, वही उनके प्रशासन को संभालते थे, ठीक है भाई। ये सारी इंफॉर्मेशन में राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में मिलती है, ठीक है भाई।